नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। 63 साल के मनोहर पर्रिकर लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित थे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 4 बार गोवा के सीएम रहे मनोहर पर्रिकर 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद रक्षा मंत्री भी रहे और 2017 में फिर से गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया है। तो आपको बता दें कि आज मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा गांव में जन्म हुआ था और गोवा के लॉयला हाई स्कूल से 12वीं तक शिक्षा ली थी। मनोहर पर्रिकर ने 1978 में आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट हुए थे। 1994 में पहली बार पणजी सीट से बीजेपी के विधायक बने। 1994 में गोवा की द्वितीय व्यवस्थापिका के लिए चयनित हुए। जून 1999 से नवंबर 1999 तक विपक्ष के नेता रहे। 24 अक्टूबर 2000 को पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी से गोवा के सीएम बनने वाले वो पहले नेता थे। आपको बता दें कि पहली बार करीब 2 साल तक वो गोवा के सीएम रहे। दोबारा 5 जून 2002 को सीएम पद की शपथ ली थी मनोहर पर्रिकर ने। 2005 में विधानसभा में चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। तीसरी बार 2012 में बीजेपी की जीत के बाद सीएम बने थे और 2014 में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर भी वो अपने दायित्व को निभाए। 2017 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में फिर से जीत दर्ज की और राज्य के नेताओं ने पर्रिकर को सीएम बनाने की मांग की और 13 मार्च 2017 को फिर से गोवा के सीएम पद की शपथ ली। मैंने और रूडी जी ने उनके साथ हुआ कि डिनर करेंगे, तो वो खुद गाड़ी चलाकर आए और इतनी सादगी की कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि आज ही ये मुख्यमंत्री बने और आज खुद कार ड्राइव करके वो वहां पहुंचे हैं। उन्होंने गोवा को बनाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए इस देश की बहुत सेवा की। हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। करीब 35 साल पहले गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और उस समय मनोहर पर्रिकर, श्रीपाद नाइक, संजीव देसाई, दिगंबर कामत, ये 4 लोग टीम के रूप में प्रमुख रूप से काम करते थे। मनोहर पर्रिकर ने अपने जीवन पूरी तरह से गोवा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित गोवा में रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे। चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े संजीदगी से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। उसके देहांत से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ। देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की।
और अंतिम समय तक वह बराबर सरकार चलाते रहे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के निधन से हम काफी दुखी हैं। सारा देश मर्माहत है और देश में जो सेवा दी अपने जाकर। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। खबरों का रुख कर लेते हैं। महागठबंधन में सीटों का गुणागणित सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। बिना नाम लिए कांग्रेस को लेकर तेजस्वी के ट्वीट ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। हालांकि बातचीत अब फाइनल राउंड में है और सदानंद सिंह के साथ मदन मोहन झा को दिल्ली तलब किया गया है, जबकि तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा वहां पहले से मौजूद हैं। महागठबंधन में महापेच, नहीं हल हो रहा सीटों का गणित। तेजस्वी के ट्वीट ने बढ़ाई खटास। जी, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितनी बैठक हो रही है, बात उतनी ही उलझती चली जा रही है। शनिवार को तेजस्वी की ट्वीट से तो महागठबंधन में और भी खटास बढ़ गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी की ट्वीट से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। अब नाराज हो भी क्यों ना, तेजस्वी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर इतना बड़ा हमला जो बोल दिया। संविधान और देश पर अभूतपूर्व संकट है। अगर अब की बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों के घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी माफ नहीं करेंगे। अब वो क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार चर्चा निश्चित रूप से होगी आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं वो इस बात को समझें। महागठबंधन में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना आए, लेकिन पटना एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली लौट गए। पता चला बुलावा आया है। मुंह से 1-2 दिन में सब कुछ ठीक होने की बात कहते रहे, लेकिन चेहरे ने चुगली कर दी। महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। लगभग बात पूरी हो चुकी है। अब 1-2 दिन के अंदर आप सब लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। बहुत कठिनाई नहीं है, बातचीत में थोड़ा समय लगता है, इसके चलते विलम्ब हुआ है, लेकिन हो जाएगा। 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अरे तेजस्वी जी से पूछ लीजिए कब तेजस्वी करेंगे, लेकिन अब 1 से 2 दिन में हो जाएगा। अभी क्या कुछ दिल्ली जा रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे कुछ बैठक है क्या है? बैठक का सिलसिला तो चलेगा ही जब तक डिसीजन न हो जाए। दूसरों की बात इसलिए होगा। चुनाव सर पर है, 18 से नॉमिनेशन है और महागठबंधन के नेता अभी ट्विटर पर ही चहचहा रहे हैं। सवाल है कि अब तक सहयोगियों से लड़ने वाले महागठबंधन के महारथी एनडीए के रणबांकुरे से लड़ पाएंगे। पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर लंबे इंतजार के बाद एनडीए ने सीट शेयरिंग फाइनल कर दी है। इसके साथ ही साफ हो गया कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी की जीती हुई 5 सीटें जेडीयू, जबकि 1 सीट एलजेपी के खाते में गई है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। एक बार फिर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। जेडीयू ऑफिस में एनडीए की संयुक्त पीसी में सीटों का ऐलान किया गया। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 6 सीट सहयोगी दल एलजेपी को मिली है। हम लोगों ने बिना कोई मतभेद के आपसी सहमति से ये लिस्ट तैयार किया है। बीजेपी के खाते में जो सीटें गई है वो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, महाराजगंज, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। हमारे यहाँ सब लोग
मुद्दों के लिए राजनीति करते हैं। उद्देश्य होता है हमारे यहाँ राजनीति करने का, और पूरे एनडीए उद्देश्य के लिए राजनीति कर रही है, इसलिए 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। वहीं जेडीयू के खाते में वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा और गया सीट है। सीटों पर कौन लड़ेगा, किस सीट पर, इसकी घोषणा जब कर दिया है तो हम उम्मीदवारों का नाम भी शीघ्र घोषणा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि एलजेपी के खाते में जमुई, समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया, वैशाली और हाजीपुर सीटें गई हैं। निश्चित रूप से अब दावा करते हैं कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे और केंद्र में 400 सीट जीतेंगे। मतलब 2019 के रण में सीटों के संख्या के बंटवारे के साथ साथ सीटों के सिलेक्शन तक एनडीए गठबंधन महागठबंधन से आगे रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से नीलकमल, आनंद अमृतराज, अमित सिंह और ब्रजम पांडे की रिपोर्ट। सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सवाल है कि सहयोगियों के लिए बीजेपी ने जो अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी हैं, चुनाव में उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। किस सीट से बीजेपी, किस सीट से जेडीयू और किस से एलजेपी चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान हो गया। लेकिन इस बंटवारे में बीजेपी को अपनी 6 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़नी पड़ी, जहां से 2014 में पार्टी के कैंडिडेट जीतकर संसद पहुंचे थे। इसमें जो सबसे हॉट सीट है वो है नवादा। 2014 में नवादा से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, जो इस बार एलजेपी के खाते में चली गई है। इसी तरह जेडीयू के लिए बीजेपी ने अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ी हैं। 2014 में गया से हरि मांझी जीते थे, जो अब जेडीयू के खाते में है। वहीं झंझारपुर से बीजेपी के वीरेंद्र कुमार चौधरी जीते थे, जो इस बार जेडीयू के खाते में गई है। गोपालगंज से पिछली बार बीजेपी के जनक राम जीते थे, लेकिन इस बार यहां से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में होंगे। वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे जीते थे, इस बार जेडीयू के खाते में है। वहीं सिवान से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव की सीट भी जेडीयू के खाते में चली गई है। जाहिर सी बात है, जिसका टिकट कटेगा वो दुखी होगा ही। और सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव ने अपने दुख का इजहार एक दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था। लेकिन जब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो वो सवाल टाल गए। टिकट कटने के बाद कहा कि मुझे ईमानदारी का इनाम टिकट काट कर सर इधर देखिए सर इधर देखिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ 40 की 40 एनडीए जीतेगी। हमारे यहाँ सब लोग सिद्धांत आधारित राजनीति करने वाले लोग होते हैं। हालांकि पिछली बार 2 सीट जीतने वाली जेडीयू इस बार 17 सीट पर चुनाव जरूर लड़ रही है। लेकिन दरभंगा एक ऐसी सीट है जिस पर सीएम नीतीश कुमार के खासम खास संजय झा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इस सीट को नहीं छोड़ा। जब संजय झा पर सवाल हुआ तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष भी जवाब देने से बचते दिखे। संजय झा चुनाव लड़ना चाहते थे दरभंगा से, लेकिन इस बार दरभंगा की सीट अभी व्यक्ति पर मैं नहीं कहूंगा, बहुत से उम्मीदवार बहुत जगह लड़ना चाहते थे। अब सीटें बंट गई, नाम का ऐलान भी 1-2 दिन में हो ही जाएगा। लेकिन इस सीट बंटवारे की भेंट जिन नेताओं की सीटें चढ़ी हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। पटना से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण के लिए 18 यानी कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जो 25 मार्च तक चलेगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पहले चरण में बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद, गया सुरक्षित, नवादा और जमुई सुरक्षित सीट पर नॉमिनेशन होगा। इसके अलावा नवादा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कल नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी, जो 11 बजे से 3 बजे दिन तक चलेगी। जुलूस में 3 वाहन तक की अनुमति है। वहीं वाहनों को नॉमिनेशन सेंटर से 100 मीटर दूर रखना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर जिला कांग्रेस के मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ।
अध्यक्ष के संबोधन शुरू करते ही मंच पर बैठे एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने मंच पर उपस्थित जिले की वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का संबोधन नहीं होने से नाराज होकर हंगामा मचाया। काफी देर के बाद बीच बचाव कर पूरा मामला शांत किया गया। होली मिलन समारोह के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने 1-2 दिन में सीटों के तालमेल पर घोषणा करने की बात कही है। नहीं, कटाक्ष का कहीं सवाल नहीं है। हम लोग 4 दिन पहले ही मिले थे। आज ही तय था जो आज हम लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ कारण से हमारे लीडर, महागठबंधन के अन्य लीडर आज यहाँ नहीं पहुँच पाए पटना। इसके चलते उसको स्थगित किया गया है। 1-2 दिन में आएंगे। हम समझते हैं सारी बातचीत हो चुकी है, सिर्फ घोषणा का इंतजार है। घोषणा कर अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के आलमगंज में वार्ड पार्षद सुनीता देवी से सोने की चेन की छिनतई की गई घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब सुनीता होली मिलन समारोह से वापस लौट रही थी। पीड़ित ने आलमगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है।